वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन। किस चीज़ का क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन? प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात करी थी कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन जो रहती है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मैंने आपको 6 फैक्टर्स बताए थे, उन पर आपकी ये डिपेंड करती है। तो उसका हम लोग ने क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देख लिया था, कैसे उन फैक्टर्स को हम चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है, ये हम लोग ने देख लिया था। अब हम देख रहे हैं कि कितना चेंज करते हैं। कंसंट्रेशन, जैसे हमने एक फैक्टर के बारे में बात करी थी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। लेकिन कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होगी, मैग्नीट्यूड वाइज, क्वांटिटेटिव वाइज कितना इंक्रीज करेगी, उसे हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो वही चीज हम देखने जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ रेट और रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो इस क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन के लिए हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी एक लॉ की, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ दो साइंटिस्ट थे हमारे, एक थे गोल्डबर्ग और एक थे वागे। इन्होंने ये लॉ दिया था इन्होंने 1864 में। इन्होंने इसकी डिपेंडेंसी के बारे में बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से एट अ गिवन टेम्परेचर, देखो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तो हमें यहां पर चेक किसका करना है, हमें कंसंट्रेशन का चेक करना है। अगर कंसंट्रेशन का चेक करना है तो बाकी चीजों को हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट फिक्स करना पड़ेगा। तो इसीलिए एट अ गिवन टेम्परेचर का मतलब हो गया हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर भी तो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है ना, ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। तो पहले हमें फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसलिए टेम्परेचर को हमें फिक्स करना है। तो हमने ये टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया या फिक्स कर दिया कि एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration, of the reactant raised to the power equal to its stoichiometric coefficient. Raised to the power equal to its stoichiometric coefficient. चलिए अब हम इसे समझते हैं। ये तो हमारा लॉ रहा, ठीक है ना। इस लॉ को अब हम लोग यहां पर समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो हमने एक रिएक्शन ली, हेवर्स प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन N2 + 3H2 gives 2NH3। हमने एक रिएक्शन ली है 2NH3, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि इस रिएक्शन का जो रेट है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारा नाइट्रोजन है, इसका कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट है, इसके कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर दोनों के अमाउंट यानी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करने पर जो भी मिलेगा वो आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। और ये जो आपका रिएक्टेंट रहता है, इस रिएक्टेंट पर हमें क्या चढ़ाना है, इसकी पावर पर इसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चढ़ाना है। स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, रिएक्टेंट के आगे जो नंबर लिखे रहते हैं, अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो आप इसे 1 मान लोगे, ठीक है ना। तो इन्हें आपको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा पावर पर। तो ये पावर पर चढ़ा दिया 3 और ये N2 की पावर पर चढ़ा दिया आपका 1, ठीक है। इसके आपके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू,
तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम कभी भी हटाएंगे तो यहाँ पर हमेशा एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो हमने लिख दिया कांस्टेंट k और इसे लिए लिख दिया n2 की पावर 1। अगर नहीं भी लिखोगे तो 1 ही माना जाएगा। तो ये आपका बन गया और ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से हमने ये इक्वेशन बनाई है, या इक्वेशन से लॉ ऑफ मास एक्शन भी लिख सकते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर को फिक्स कर देना, क्योंकि टेम्परेचर से भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है और टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं देखनी है, हमें डिपेंडेंसी सिर्फ कंसंट्रेशन पर देखनी है। तो इसीलिए एट अ गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये भी बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये घटाओगे तो ये घटेगा, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन। यहां कंसंट्रेशन हम प्रेशर में ना लेकर किस में ले रहे हैं, मोल्स में ले रहे हैं, इसलिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर, उसकी पावर पर हमने क्या रेज कर दिया, हमने रेज कर दिया उसके स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन हुआ। इसमें आपका ये k क्या है, तो k हमारा होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। k क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, या हम इसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या हम इसी को रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। रेट कांस्टेंट, सिंपली रेट कांस्टेंट कह देते हैं। तो देखो ये क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, जबकि ये क्या है आपका, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। ये आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। अब ये जो रेट कांस्टेंट होता है, ये जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, ये आपका किस पर, ये आपका किसी एक गिवन टेम्परेचर पर, किसी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपका ये कैसा होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इस बात को समझ लेते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। इस रेट कांस्टेंट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो कभी भी किसी भी कांस्टेंट की अगर आपको वैल्यू निकालनी होती है, ये मेरे ख्याल से कट रहा है, इसे मैं ऊपर लिख देता हूं, और रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट की अगर आपको वैल्यू निकालनी होती है, इसकी अगर आपको कभी भी वैल्यू निकालनी है, तो कांस्टेंट की साइड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज रखी हुई हैं, उन सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज की आप वैल्यू 1 रख दीजिए, यानी यूनिटी रख दीजिए। उनकी वैल्यू 1 यानी कि आप यूनिटी रख दीजिए। तो इसका मोलर कंसंट्रेशन अगर हम 1 ले लें, इसका भी मोलर कंसंट्रेशन 1 ले लें, नाइट्रोजन का मोलर कंसंट्रेशन 1 ले लें, यानी 1 मोल पर लीटर, हाइड्रोजन का भी 1 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन अगर हम ले लें, ठीक है ना। तो चलिए लेकर देखते हैं। अगर हमने इसका 1 रखा, इसका 1 रखा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो k के बराबर हो जाएगी, या हमारा k जो रहेगा वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, रेट के बराबर हो जाएगा, या रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रेट कांस्टेंट है और ये रेट है, हम इसे सिंपली रेट भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे r से दिखाते हैं। तो ये r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कब हो जाएगा, व्हेन मोलर कंसंट्रेशन, जब हम मोलर कंसंट्रेशन को जब हम कितना रखें, यूनिटी, व्हेन मोलर कंसंट्रेशन इज यूनिटी, अगर हम यूनिटी रखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इससे डिफाइन कर सकते हैं, किसे, रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट को हम ये बोलेंगे कि एट अ गिवन टेम्परेचर या फिक्स टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी और 1 मोल पर लीटर। रेट कांस्टेंट at a given temperature is equals to rate of reaction when molar concentration is unity। ये वाली बात यहां पर हम इसके बाद आपका कर सकते हैं, इसके बाद मिला देंगे तो ये आपकी रेट कांस्टेंट की क्या बन जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना। मोलर कंसंट्रेशन इज यूनिटी और मोल पर लीटर, हम इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाती है। अब इस रेट कांस्टेंट के बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी है, फिर हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं।
हम क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन को देख रहे हैं, और इसे समझने के लिए, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन के लिए हमें ज़रूरत है लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन गोल्डबर्ग और वागे ने 1864 में दिया। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेज टू द पावर, उसके ऊपर जो पावर चढ़ती है वो उसके स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी जो आगे नंबर लिखे रहते हैं उनके बराबर होती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो कांस्टेंट आ जाता है। इसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू निकालना है, इनके मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 रख दीजिए आप, यानी यूनिटी रख दीजिए, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। तो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, ये रेट कांस्टेंट रेट के बराबर हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो रेट कांस्टेंट रेट के बराबर हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू रेट और रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन इज यूनिटी और मोल पर लीटर। तो हम लोग ने रेट कांस्टेंट को देखा था, अब हम लोग देखने जा रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देखो बेटा, जैसा कि हम लोग ने यहां पर इक्वेशन देखी थी, हमने ये देखा था रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 बी की पावर 1 या बी की पावर 2 जो कुछ भी था। तो देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ एनी रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिपेंड कर रहा है रेट कांस्टेंट पर। ये रेट कांस्टेंट है और ये रेट है, तो ये आपका रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है और ये इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है। अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। अगर के की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस चीज से इंक्रीज होती है, तो ये रेट कांस्टेंट जो रहता है वो आपका, मैंने आपको बताया ये, इस बात को चलो अभी मैं बता रहा हूं। एवरी रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर एक रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो डेफिनेट होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। और जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हो, सेम उसी रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। थर्ड पॉइंट यही कह रहा है, फॉर द सेम रिएक्शन, इसी रिएक्शन के लिए, फॉर द सेम रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। तो कुल मिलाकर अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा, रेट कांस्टेंट चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी। हम लोग ने क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस बात को समझाता था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएंगे। वो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन था। क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ये है कि जब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर यहां पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वैल्यू रेट कांस्टेंट, मैंने आपको बताया कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेट कांस्टेंट जो रहता है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये इसका क्या है, ये इसका क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन है। तब दोनों में से कौन सा लिखा जाए एग्जाम में, तो एग्जाम में दोनों ही लिखे जाएंगे, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। देखो मोलर कंसंट्रेशन तो हमने उतना ही रखा, एक रिएक्शन लिया हमने 100 ग्राम, जैसे सपोज करो ये N2 लिया और 3S2 लिया, अगर हमने इसका कुछ ले लिया और ये 2NH3 का फॉर्मेशन किया, अब कंसंट्रेशन हम उतनी रखें और टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जा रही है, यानी और तेजी से NH3 का फॉर्मेशन होने लग रहा है। तो अगर और तेजी से NH3 का फॉर्मेशन होने लग रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हुआ, तो आप ये कहोगे नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़े, नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन्स बढ़े और प्लस रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ी, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ी है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तीनों फैक्टर से ही बढ़ी है, ठीक है ना। तो यहां पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू, तो यही बात मैंने यहां पर बताई है, एवरी रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू। अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी एक सर्टेन टेम्परेचर पर, लेकिन टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। फिर एक फैक्टर यहां पर और आता है, वो ये आता है कि इसकी जो यूनिट रहती है वो वेरिएबल होती है और डिपेंड करती है अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है ना।
देखिए एक फैक्टर और है, कई एक बुक्स में आपका लिखा रहता है। चलो अच्छा पहले मैं यही समझा दूं। इसकी यूनिट आपकी वेरिएबल होती है और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी आपको आगे जाकर ये समझ में आएगा, जब हम यहाँ पर रेट लॉ को भी कर लेंगे, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक आएगा टॉपिक, तब ये बात आपको समझ में आएगी कि इसकी यूनिट वेरिएबल होती है। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट रहती है, इसकी यूनिट फिक्स होती है, जबकि इसकी यूनिट कैसी होती है? वेरिएबल होती है। यूनिट वेरिएबल है इसकी, ठीक है ना। तो देखिए इसकी यूनिट फिक्स होती है। कितनी यूनिट होती है? इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, या पर टाइम हो जाती है। सेकेंड ले लो, मिनट ले लो, आर ले लो, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर टाइम, ठीक है, हम लोग इसे ये बोल देते हैं। तो इसकी यूनिट आपकी ये फिक्स होती है, जबकि इसकी यूनिट आपकी अलग अलग चेंज होती है। और कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है वो भी अभी हम बताएंगे। देखिए एक फैक्टर और होता है, कई एक बुक्स में दे रखा है कि रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू रहती है, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। जबकि रेट की वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। रेट तो डिपेंड करती है, ये तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में भी देखा है ना। तो रेट की वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। इसमें डाउट है, काफ़ी डाउट है। तो इससे जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझेंगे ना, जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझेंगे, तो हम इस बात को यहाँ पर उठाएंगे दोबारा। फिर आप ही डिसाइड करोगे कि हमें इस पॉइंट को लेना चाहिए कि नहीं। कौन से पॉइंट को? फिर से मैं रिमाइंड कर दूं कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि रेट की वैल्यू डिपेंड करती है। रेट जो रहता है वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन पर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। इस बात को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने उस पॉइंट को यहां पर नहीं लिखा, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी हुए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, इसकी यूनिट आपकी वेरिएबल होती है। अब हमें ये समझना है कि हाँ भैया गोल्डबर्ग और वागे ने वो जो लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह क्या है उस चीज को हमें यहां पर देखना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में गोल्डबर्ग और वागे ने क्या कहा? गोल्डबर्ग और वागे ने क्या कहा? अब हमें इस बात को समझना है। गोल्डबर्ग और वागे ने ये कहा है कि बिना हम कोई एक्सपेरिमेंट करे बाकायदा ये बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2HI हमने ये रिएक्शन ली है और ये इसका डिकम्पोजिशन होता है और ये H2 और I2 में टूटता है। उन्होंने कहा भाई HI का आप कंसंट्रेशन लोगे, हाइड्रोजन कुछ बनेगा, कुछ लीटर हाइड्रोजन बनेगा। आपके पास सपोज करो हाइड्रोजन बनाने की फैक्ट्री है, तो ये किसी एक रेट से एक रिएक्शन हो रही होगी और हाइड्रोजन कुछ आपको मिलता होगा कि एक दिन में आप 100 लीटर बना लेते होगे। पर अचानक से आपके पास में क्या है, ऑर्डर आ जाए कि हमें 1000 लीटर चाहिए। तो 1000 लीटर चाहिए और एक ही दिन के अंदर चाहिए। तो 1000 लीटर अगर आपको इसे बनाना है, मतलब अगर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है, तो HI आप कितना डालो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है ना। तो HI कितना डालो, ये नहीं कि बहुत एक्सेस में बहुत सारा डालो या कम पड़ जाए। अगर मान लो कम पड़ गया, आपने डाला, आपने ऑर्डर करके कम मंगाया और आपने कम HI डाला, अब मालूम पड़ा H2 का यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम मिला वो आपको कम मिला। ऑर्डर तो आया था 1000 लीटर का, मालूम पड़ा 600-700 लीटर ही बना। तो फिर से आप उसे मंगाओगे, फिर से उसमें टाइम वेस्ट होगा, तमाम चीज़ें होंगी। तो उन्होंने ये कहा कि बाकायदा रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको बढ़ाना है तो मैं ये बता सकता हूँ सिंपली बिना एक्सपेरिमेंट किए, मैं ये बता सकता हूँ थ्योरेटिकली कि आपको इतनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी है तो कंसंट्रेशन इतना रखो, इतनी कंसंट्रेशन रखो तो इतनी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ये उन्होंने ये कहा कि मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई कैसे बताएंगे आप? तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना सिर्फ ये है कि आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है, रेट इज इक्वल्स टू के HI का कंसंट्रेशन और स्टीचोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऊपर चढ़ा दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि सपोज करो मैं इसको अगर यूनिट रखता हूं तो इसकी कुछ के की वैल्यू निकलेगी, या चलिए मैंने इसका अमाउंट यूनिट रखा 1 रखा, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन R निकलती है। तो उन्होंने कहा अगर मैं इसे डबल करूंगा, मैं इसे क्या करूंगा, अगर मैं डबल करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर 4 टाइम्स हो जाएगी, 4R हो जाएगी, ठीक है ना, 4R हो जाएगी। क्योंकि अगर मैंने डबल किया तो डबल की पावर पर 2 चढ़ा है और 2 का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। अगर मैं इसे ट्रिपल कर देता हूं
तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगी वो 9R हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 की पावर पर क्या चढ़ा है? 2 चढ़ा है। तो पहले से अगर मैं ट्रिपल कर देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं 4 टाइम्स कर देता हूं कंसंट्रेशन तो ये आपकी 16 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा इसे आसानी से, बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना? कैसे? सिर्फ स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर पर चढ़ा दिए और वही बता देगा कि ये कितने टाइम्स आपकी ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। तो इस बात को थ्योरेटिकली उन्होंने बताया। ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, थ्योरेटिकल पोर्शन था। ठीक है ना? थ्योरेटिकली उन्होंने बताया कि आप इसे डबल करोगे 4 टाइम्स हो जाएगा, ट्रिपल करोगे 9 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि इसके कितने कंसंट्रेशन पर, इसकी पावर 2 पर रेट डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? अब जब उन्होंने इसे प्रैक्टिकली करके देखा, भाई साइंटिस्ट हैं सभी लोग तो प्रैक्टिकली कर देखेंगे, तो प्रैक्टिकली करके देखा तो ये सारी वैल्यूज सही निकल कर आई। ये कितना 4R निकल कर आया, डबल करके देखा 9R निकल कर आया, भाई ये 16 टाइम्स 16R निकल कर आया। उन्होंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही, लॉ ऑफ मास एक्शन बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा क्या सिर्फ एक आधी रिएक्शन के लिए, सभी रिएक्शन के लिए आप इसे बता दोगे? तो उन्होंने कहा भाई सभी रिएक्शन के लिए बिल्कुल ये ऐसा ही लगेगा। ठीक है ना? कि आप रेट लिखकर जो भी रिएक्टेंट है बस उसकी पावर पर आप 2 चढ़ा दीजिए। ठीक है ना? जो भी स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उस स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट को चढ़ा दीजिए, आपका रेट बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही डिपेंड करेगा। तो उन्होंने कहा चलो एक आध रिएक्शन को और करके देख लेते हैं। ठीक है? तो उन्होंने एक दूसरी रिएक्शन ली। ठीक है भाई, दूसरी रिएक्शन ली। जैसे उन्होंने लिया, क्या लिया कि FeCl3 और SnCl2, FeCl3 2 ले लिए और SnCl2 ले लिया भाई। ठीक है? तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा FeCl2 और ये 2 Cl इसके पास पहुँच जाएंगे और ये बन जाएगा SnCl4। उन्होंने कहा भाई इसके लिए बताओ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसके लिए भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। उन्होंने कहा रेट इज इक्वल्स टू K FeCl3 की पावर 2 और SnCl2 की पावर 1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा देखो भाई कैसे इसमें वेरिएबल होगा जरा समझाइए। तो उन्होंने समझाया कि अगर इसे 1 रखते हो, इसे 1 रखते हो तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन R निकलती है। अच्छी बात है। उन्होंने कहा अब आप एक काम करो, इसे कांस्टेंट कर दो, इसे 1 ही रखो, उतना ही रखो, बस इसे डबल कर दो। डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? तो उन्होंने कहा कि 2R हो जाएगी। क्यों? तो देखो अगर ये 2R हो रही है तो हम 2 की पावर पर ऐसा क्या कर दें कि यहाँ भी 2 आए, तो बनी बात है इसकी पावर पर हम क्या चढ़ा दें? 1 चढ़ा दें। ठीक है? अगर हम इसे ट्रिपल करते हैं, इसका कंसंट्रेशन को ट्रिपल करते हैं, तो ये रिएक्शन का रेट कितना हो रहा है? 3R। और ये 3R तभी हो सकता है जब हम इसकी पावर पर कितना चढ़ा दें? 1 चढ़ा दें। भाई उन्हें तो ये नहीं दिख रहा था ना, उन्हें तो ये दिख रहा था ये 3R हो रही है, ट्रिपल करने पर 3R हो रही है। तो 3 के ऊपर हम क्या चढ़ा दें कि ये आपका 3R हो? तो 1, इसकी पावर पर 1 रख दें तो ये 3R होगा। 4 टाइम्स करेंगे 4R हो जाएगी, 10 टाइम्स करेंगे 10R हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी पावर 1 पर डिपेंड करेगी। अब उन्होंने कहा इससे अगर आप 1 रखते हो और इसे आप डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल ना होकर, जैसे इसे डबल किया था तो 2R हुई थी, तो इसे आप अगर डबल करते हो तो यहां पर ये 4R आ जाती है। और ये तभी हो सकता है जब 2 की पावर पर क्या चढ़ा हो? 2 चढ़ा। कुछ और करके देख लेते हैं। उन्होंने 3 किया, इसे 1 ही रखा, तो यहां पर ये 9R हो गई है। और हम ऐसा 3 के ऊपर क्या कर दें कि ये 9 बन जाए, तो बनी बात है इसके ऊपर क्या कर दें हम? 2 चढ़ा दें। ठीक है ना? 4 लिया इसे, तो ये रिएक्शन आपकी 16 टाइम्स हो गई, 16R। तो हम 4 की पावर पर ऐसा क्या कर दें? तो ये 2 चढ़ा दें, तो आपकी ये 16 हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इसका मतलब FeCl3 की कितनी पावर? 2 पर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना? थ्योरेटिकली निकाला और जब एक्सपेरिमेंटली निकाला बिल्कुल यही निकला। फिर से गुडवर्ग और बागी जीत गए। ठीक है ना? फिर से जीत गए। तो ऐसा उन्होंने कई रिएक्शंस के लिए कर देखा, उन्होंने कई रिएक्शंस के लिए इस चीज़ को करके देखा। जैसे 2NO + O2 गिव्स 2NO2, बिल्कुल सही निकली, निकलती जा रही, लॉ अप्रूव्ड हो गया। फिर जब आगे इस लॉ का यूज़ होने लगा और यूज़ होते होते उन्होंने देखा कि कुछ एक रिएक्शंस ऐसी आ रही हैं जिस पर आपका ये लॉ फिट नहीं बैठ रहा। वो कौन सी रिएक्शन है? जरा 1-2 रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है? तो वहां पर उन्होंने देखा ये लॉ फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है? तो जब फिट नहीं बैठ रहा है लॉ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। तो फिर वहां से उन्होंने और टेस्टिंग करना चालू करी, और टेस्टिंग करी, तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन निकल कर आई जहां लॉ ऑफ मास एक्शन सही नहीं निकला। और जब लॉ ऑफ मास एक्शन सही नहीं निकला तो फिर बड़ी परेशानी हुई। चलिए देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। जैसे 2NO2 + F2 गिव्स 2NO2F, ये रिएक्शन थी। इस रिएक्शन के लिए उन्होंने कहा कि हाँ भैया गुडवर्ग
और वागे जरा बताओ लॉ ऑफ मास एक्शन, जरा बताओ कैसे क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, रेट इज इक्वल्स टू के NO2 की पावर, ये हो जाएगा 2 और F2 की पावर हो जाएगा 1। तो उन्होंने क्या किया, इसका कंसंट्रेशन 1 रखा, इसका कंसंट्रेशन 1 रखा, इसका 1 रखा, रेट R निकला। जब इसके कंसंट्रेशन को उन्होंने 1 रखा और इसके कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट 2R, उन्होंने कहा 2R होगा, ये उन्होंने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, उन्होंने कहा अगर हम इसे 3 कर देंगे यानी ट्रिपल कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 3R हो जाएगा। तो उन्होंने कहा फिर NO2 के लिए बताओ, तो उन्होंने कहा NO2 को अगर हम डबल कर देते हैं और इसे 1 रखते हैं हम, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा ये भी कितना हो जाएगा, तो उन्होंने ये कहा ये 4R हो जाएगा। अगर हम इसे ट्रिपल कर देते हैं तो ये 9R हो जाएगा। ठीक है, ये सब किसने निकाला, ये आपके गुल्डबर्ग और वागे ने, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन निकला, ये थ्योरेटिकल निकला ये। ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल निकला। अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए या प्रैक्टिकल किया तो एक्सपेरिमेंटल में उन्होंने देखा, क्या देखा भाई, कि अगर इसे डबल किया तो ये बिल्कुल 2R निकल रहा था, एकदम सही है। इसे ट्रिपल किया ये 3R निकल ली थी, बिल्कुल सही है। लेकिन इसे डबल करने पर उन्होंने ये देखा कि अब ये 4 टाइम्स ना होकर ये रिएक्शन तो सिर्फ 2 टाइम्स हो रही है, और इसे ट्रिपल करने पर ये 3R हो रही है, ये आपकी 9R ना होकर 3R हो रही है। तो यहां पर ये चीज फेल हो गई, तो उन्होंने कहा ये फेल हो गई तो इसकी डिपेंडेंसी कैसी है। तो देखो आप डिपेंडेंसी आप बता सकते हो, अगर डबल करने पर ये 2R निकल रही है तो इसका मतलब NO2 की पावर किस पर डिपेंड होना चाहिए, NO2 की पावर 1 पर डिपेंड होना चाहिए। F2 की पावर पर तो 1 पर डिपेंड है, ये तो हमें साफ दिख ही रहा। ठीक है ना, ये तो हमें साफ दिख ही रहा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, क्या देखा, कि NO2 की पावर तो 1 पर डिपेंड कर रहा। ये बात तो लॉ ऑफ मास एक्शन से बिल्कुल अलग हो गई। एक्सपेरिमेंटली ये तो NO2 की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा, और अब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट तो गलत नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हो ना हो, गुल्डबर्ग और वागे आप गलत हो, आपका लॉ ऑफ मास एक्शन गलत है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन गलत होता तो भाई इतनी सारी रिएक्शन में थोड़ी ना सही लग जाता, इतनी सारी रिएक्शन में थोड़ी ना सही हो जाता। तो उन्होंने कहा ये बात भी सही है कि इतनी सारी रिएक्शन में तो सही निकल रहा है, पर इन रिएक्शन में नहीं निकल रहा ना, यहां तो गड़बड़ हो रही है ना। उन्होंने कहा फिर ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई हम एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं, पर आप हमें ये सोचने की जरूरत है कि भाई ऐसा क्या हो रहा था, कुछ रिएक्शन में आपका ये बिल्कुल सही निकल रहा था, है ना, ये हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला। तो एक्सपेरिमेंटली जब हम इसे निकालते हैं तो हम इसे कहने लगे रेट लॉ, इसे हमने बोला रेट लॉ। तो अब हम इसे रेट लॉ नाम दे देते हैं। जो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली क्या निकालते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, तो उसके लिए जो इक्वेशन मिलती है उस इक्वेशन को रेट लॉ बोलते हैं। अभी हम इसे डिफाइन करेंगे भी। ठीक है भाई, तो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन, कुछ रिएक्शन में तो आपके एग्री कर रहे हैं और कुछ रिएक्शन में आपके ये एग्री नहीं कर रहे हैं। तो जिन रिएक्शन में एग्री कर रहे हैं वहां क्या है, अंदर जाने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि भाई किन रिएक्शन में एग्री कर रहे हैं। तो हमें बाकायदा ये मालूम चलेगा कि जिस रिएक्शन में आपके ये एग्री नहीं कर रहे हैं वहां क्या गड़बड़ हो रही है, या तो सभी पर फेल हो या सभी पर लगे। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, अंदर की कोई बात हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब उसी अंदर की बात को हमें समझना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ एक रिएक्शन में आपका पास हो जाता है, यानी कि आपका सही निकलता है, और कुछ एक रिएक्शन में आपका ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो किस रिएक्शन में आपका ये फेल होता है, इस बात को हमें यहां पर समझना है। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में ऐसा क्यों हो जाता है कि ये फेल हो जाता है, तो अब हम लोग इसी बात को यहां पर समझेंगे।